जी, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स में काउंट होती है। और फ्रिक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये पेयर्स में लगती है। इट ऑलवेज acts in pairs. It always acts in pairs. तो पेयर्स में कैसे एक्ट करती है अगर उसको अपन समझना चाहें एक इलस्ट्रेशन से तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है तो इस ब्लॉक और इस ग्राउंड सरफेस, लेट इट बी ग्राउंड सरफेस, इफ इट इज स्लाइडिंग देन व्हाट इज हैपनिंग कि जो ग्राउंड सरफेस है इसके जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, और ये जो ब्लॉक है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में बेसिकली एक टाइप का अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। और इस अट्रैक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस के बेसिस पे। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इस फोर्स वाले कंसेप्ट में ना जाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये जो मेरे दो सरफेसेस हैं जो मेरे को भी परफेक्टली स्मूथ से दिखाई दे रहे हैं, इनको भी अगर मैं थोड़ा क्लोजली अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इनके जो सरफेसेस हैं, जैसे ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है, इसके अंदर भी मेरे को कुछ इरेगुलरिटीज इस तरीके से मेरे को दिखेंगी। और जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड तो वैसे भी स्मूथ होता नहीं है, उसके अंदर खुद के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज रहती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों इरेगुलरिटीज रहती हैं, इनके बीच में एक तरीके का इस तरीके का एक लॉकिंग अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे हम लोग हैंड्स में लॉकिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं इस तरीके से। तो जो लॉकिंग अरेंजमेंट है, ये लॉकिंग अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने से रोकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो अगर ये ब्लॉक मेरा फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, तो ये नीचे वाला सरफेस जो ग्राउंड है ये इसके मूवमेंट को अपोज करता है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है। और दूसरा ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर भी एक फ्रिक्शन लगाता है एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन। और दोनों ही फ्रिक्शन की वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इट ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। ये बात यहाँ पर मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से मैंने समझाई है। तो इसके ऊपर हमको जो क्वेश्चंस करने होते हैं हम उनके ऊपर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले इससे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो एफ डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट nature of surfaces, that is the coefficient of friction, and second the normal reaction offered by the ग्राउंड। तो इन दोनों ही बातों को हम समझ सकते हैं। आगे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नेचर ऑफ सरफेसेस की हमने बात की है उसमें हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। जनरली बुक्स के अंदर लिखा रहता है, कहीं कहीं इस सिंबल को किसी और सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे के, ठीक है। तो वो हमेशा उस सिंबल को लिखने से पहले आपको ये बताएगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको एन से या फिर और कैपिटल आर से भी शो किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया।
कि फ्रिक्शन फोर्स जो है कभी भी कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर हम समझना चाहें तो हम एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन कौन ऑफर करता है भाई? ये मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है, बाय अ फोर्स, लेट्स से इसका जो मास m है इनटू इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है g। तो हम मान के चलते हैं अर्थ के सरफेस पे हमें ग्रेविटी की वैल्यू एवरेज आउट करके हम बोल के चलते हैं कि वो g होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट वेरी। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाई है, जिस फोर्स से वो पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, वो फोर्स है mg। बट इसको नीचे जाने से रोक कौन रहा है? ऑब्वियसली ये ग्राउंड सरफेस, ये इसको अर्थ के सेंटर की तरफ जाने से रोक रहा है। और कैसे रोक रहा होगा? ऑब्वियसली इसने भी ऊपर एक फोर्स इसको रिटर्न की होगी, ठीक है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल n। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसको आइए थोड़ा ढंग से और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली हमने ये देख लिया कि कांटेक्ट फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट पे लगती है, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसका मास हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल m। यहाँ मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है F1, और फोर्स लगाई तो इसको चलना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पर एक इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और उसको मैं अभी म्यू से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मैंने फोर्स इसको लगाई और ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स एक्ट हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगी है F, उसका मैग्नीट्यूड F के बराबर है, ठीक है। मैंने अच्छा, अगर बात की जाए कि इन दो फोर्सेस के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं इस ब्लॉक के ऊपर, तो ऑब्वियसली अभी जो हमने दिखाया था एक mg फोर्स मेरी नीचे लग सकती है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, वो कभी भी टेढ़ा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभार हमको ये वेज ब्लॉक डायग्राम मिलते हैं, तो यहाँ जब हमको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होता है तो नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ नहीं दिखा सकता, नो, दिस इज रॉन्ग। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ दिखाना चाहिए? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आपका परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमको मालूम होना चाहिए जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शन है इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है ना। और इसकी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि ये लिमिट इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कि इनफाइनाइट तक ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती रहेगी, नहीं। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अंडर सम कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट क्या है उसको अपन देखते हैं। अगर मैंने F1 फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट मेरा नहीं मूव किया, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो थी वो F1 को बैलेंस कर रही थी। मैंने फोर्स बढ़ा दी, नाउ आई एम पुटिंग अनदर फोर्स F2, अगेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। तो मैं कह सकता हूं कि F1 वॉज ऑल्सो इक्वल्स टू F एंड F2 वॉज ऑल्सो इक्वल्स टू F। अब दोनों वैल्यूज मैं सेम नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि F1 और F2 भी मेरा क्या है, सेम है। तो अगर मैंने इसको F दिखाया तो लेट इट बी F डैश। फिर मैंने इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्सेस और बढ़ा दी है, मैंने एक F3 फोर्स भी लगा दी है। अगेन द सिस्टम इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स फ्रिक्शन अपने आप को इस फोर्स के बराबर एडजस्ट करता जा रहा है। नाउ मैंने अल्टीमेटली एक और फोर्स लगाई F4, और अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू मूव, ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। जब मैंने F4 जो फोर्स लगाई, अब मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा F4 माइनस सम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दिस टाइम लेट इट बी F ट्रिपल डैश। और इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक एक्सेलरेशन मेरी क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। जब मैंने F4 फोर्स लगाई
तो F4 फोर्स लगाने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया विद सम एक्सेलरेशन ए, और ऑब्वियसली अभी फ्रिक्शन लगना बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एफ ट्रिपल डैश से मैंने रिप्रेजेंट की है। अब ये एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो बच्चों, हमने देखा कि जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, फ्रिक्शन की वैल्यू भी मेरी बढ़ती गई, बट मेरा एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का था 0। तो इस समय जो मेरा फ्रिक्शन प्ले हो रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है, उस टाइम जो मेरा फ्रिक्शन होता है उसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलता हूँ बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो F1 की बात करूं, चाहे F2 की बात करूं, चाहे F3 की बात करूं, ये सारे मेरे स्टैटिक फ्रिक्शन वाले मेरे केसेस हैं। ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, बट एक्चुअली क्या हुआ, F4 के अंदर ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन है ये होगा मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं F3 की अगर मैं बात करूं, लेट सपोज अगर F3 मेरा 5 न्यूटन है और F4 मेरा 6 न्यूटन है, तो 5 और 6 न्यूटन के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम 5 और 6 को अगर हम प्लॉट करें रियल नंबर लाइन पे, तो 5 और 6 के बीच में कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। और 5.1 और 5.2 के बीच में भी हम और बहुत सारी वैल्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो यू कैन सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बिटवीन 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो क्या हुआ होगा कि इस 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच में कोई एक वैल्यू मेरी ऐसी आएगी जिस पे मेरा ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू मेरी अप्लाइड फोर्स से कम हो गई होगी, और तब मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया होगा। उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं बोलता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब यह है ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस, बस उसने अभी चलना ही शुरू किया है या बस वो भी चल ही देगा, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो मेरी क्या कहलाती है? दैट इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको अपन आगे FL से शो करेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे मेरा ऑब्जेक्ट अचीव कर लेता है तो मेरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये स्लाइड करना स्टार्ट किया होगा 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच में, वो वैल्यू सकता है 5.5 हो, 5.6 हो, 5.7 हो, जो भी होगी, दैट विल बी अ क्लियर कट अ सिंगल वैल्यू। और उस वैल्यू से जैसे मेरी फोर्स एक्सीड करेगी हल्की सी भी, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द ग्राउंड सरफेस। इससे कम हर वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट मेरा स्लाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार ऑब्जेक्ट ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, एक बार ऑब्जेक्ट ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आ गया है, तो अब मेरी ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब ये चलना स्टार्ट कर देगा, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, इट विल बी ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट विल बी ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन खत्म नहीं हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज सुन एज इट स्टार्ट्स मूविंग, फ्रिक्शन विल नॉट एंड अप, इट विल बी देयर डेफिनेटली, बट उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के ऊपर।